हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमने हमारे सामने जो टॉपिक है करंट अफेयर्स में, आप देख पा रहे हैं वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। भारत जो है वैश्विक क्षमता का केंद्र बनकर उभरा है हाल के दिनों में, ठीक है। और बहुत सारी विभिन्न जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके 1600 से अधिक केंद्र भारत में हैं, ठीक है। और इनका जो है सेवा क्षेत्र के निर्यात में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि जो है बौद्धिक संपदा और नवाचार में इसके दीर्घकालिक प्रभाव को देखते हुए कुछ चिंताएं भी हैं। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या हैं, भारत में इसकी स्थिति क्या है, भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी अवस्थिति है, कितना इसका मूल्य है, भविष्य में इसके बढ़कर कितना मूल्य होने के आसार हैं। साथ ही साथ भारत में जो इसके प्रेरित करने वाले जो कारक है, कौन से ऐसे कारक हैं जो वैश्विक क्षमता केंद्र को बनने में एक कारक बनकर उभरे हैं, उस कारक को भी हम समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इससे संबंधित जो चिंताएं हैं या जो चुनौतियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस चुनौतियों या चिंताओं को लेकर सरकार किस प्रकार से जो है रेस्पॉन्स कर रही है, उस रेस्पॉन्स को भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। प्लीज ये टॉपिक जो है आप शुरू से आखिरी तक देखें और पसंद आए तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वो हमें एक मोटिवेशन देता है ताकि आपके लिए हम नया नया टॉपिक, रोचक टॉपिक और बहुत ही यूजफुल टॉपिक जो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन को देखते हुए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने इंट्रो में आपको बता ही दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 1600 से अधिक केंद्र हैं, ठीक है। ये जो है सेवा निर्यात में और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण जो है रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है इसके दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। कुल मिलाजुलाकर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, ठीक है। वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी का अर्थ ऐसी इकाई या संगठन जिसके किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश में स्थापित किया जाता है ताकि वह प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार, व्यवसायिक प्रक्रिया, डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्तीय सेवाएं और सपोर्ट फंक्शन उपलब्ध करा सके। इन्हें पहले कैप्टिव सेंटर या ग्लोबल इन हाउस सेंटर भी कहा जाता था। मतलब कि ऐसी इकाई या ऐसे सेंटर होते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है और खासकर दूसरे देशों में बनाई जाती है, ताकि वहां पे हम टेक्निकल या इनोवेशन या फिर इंजीनियरिंग या वित्तीय सेवाएं में हम उस देश की, जिस देश में हम लगा रहे हैं, योगदान दे सके, ठीक है। इसको पहले क्या कहा जाता था, आप समझ लीजिए, कैप्टिव सेंटर या ग्लोबल इन हाउस सेंटर कहा जाता था। इसका पहले यह भी नाम था, ठीक है। अब देखिए, भारत में जीसीसी के बारे में समझ लेते हैं। भारत में जीसीसी, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि इसमें हम चर्चा करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। भारत में 1600 से ज्यादा जीसीसी है, जिसमें 19 लाख पेशेवर कार्यरत हैं। आप समझ लीजिए कि इसकी संख्या जो है 1600 है और इसमें 19 लाख लोग कार्यरत हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या और कितना बड़ा इसका जो रोल है, ठीक है। और 2024 तक 64.6 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न हुआ। मतलब कि इसमें रोजगार तो मिल ही रहा है, 19 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट या दिया ही गया है इस क्षेत्र में। और साथ साथ जो है इसमें जो 64.6 अरब डॉलर का राजस्व भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब कि जब इतना राजस्व उत्पन्न हो रहा है तो हमारे सरकार के लिए भी यह बेहतर है, ठीक है। प्रमुख जीसीसी केंद्र जो है बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं आप समझ लीजिए। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो सेंटर्स बनाए जाएंगे बड़े शहरों में ही बनाए जाएंगे, जहां पे पहले से ही इस तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। तो इसमें आप देख पा रहे हैं उन शहरों का ही नाम है, जैसे कि बेंगलुरु आईटी हब माना जाता है, हैदराबाद को भी माना जाता है। इसके अलावा पुणे, चेन्नई, मुंबई भी व्यावसायिक क्षेत्र है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
भी बड़ा एक व्यवसायिक क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया का। तो ऐसे कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि ये इतने लाख लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, राजस्व भी उत्पन्न हो रहा है, और जो बड़े सेंटर बन के उभरे हैं ये शहर है। इस क्षेत्र के 2030 तक, समझ लीजिए कि 2030 तक कितना होने का है, 105 अरब डॉलर। आप इस वृद्धि को समझ सकते हैं कि 2024 में जो है मान लीजिए 64 अरब डॉलर और 105 अरब डॉलर हो जाएगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो ग्रोथ रेट है कितना ज्यादा है, कि 2024 में 64 से मात्र 6 सालों में 105 अरब डॉलर हो जाएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि इसमें जब इतना बड़ा इसका राजस्व बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक तरीके से भारत के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा ही है, बेहतर ही है। अब देखिए भारत में जीसीसी का विकास किस तरीके से हुआ है। अब ये देख लीजिए, भारत अब उच्च मूल्य वाली प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का केंद्र बन गया है, जहां पे जीसीसी का योगदान निम्न है। देखिए अब उच्च मूल्य वाला, अब इसका मूल्य देख लिए आप कि 64 अरब डॉलर है, और इसका 2030 तक जो है 105 अरब डॉलर होने की संभावना है। इसके ग्रोथ रेट को देखते हुए और अभी भी जो वर्तमान मूल्य है उस आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो संचालित समाधान केंद्र हैं उच्च मूल्य है। अब इनके योगदान को देखिए, इनका जो है डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं का लगभग 40%, जो भी डिजिटल परिवर्तन परियोजनाएं हैं उसमें इनका जो योगदान है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का 40% का है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनका अहम रोल है। इसके अलावा दुनिया के चिप डिजाइनों में इसका लगभग 20% योगदान है। आप समझिए कि किस तरीके से ये कितने बड़े सेंटर्स हैं। यह भारत के सेवा निर्यात का लगभग 40% है, जो आईटी सेवाओं के बाद दूसरा स्थान पर है। समझ लीजिए कि आईटी सेवा से जो निर्यात होता है वो सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से जो निर्यात हो रहा है वो 40% है सेवा निर्यात का। आप समझ सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर में निर्यात होता है इसका आईटी सेक्टर के बाद दूसरा जो है स्थान है निर्यात में। अमेजन हैदराबाद और गोल्डमैन सैक्स बेंगलुरु हैदराबाद जैसी प्रमुख कंपनियों ने भारत में अपने सबसे बड़े वैश्विक कार्यालय स्थापित किए हैं। आप समझ सकते हैं कि बेंगलुरु में देख पा रहे हैं आप, गोल्डमैन सैक्स और अमेजन हैदराबाद में जैसी प्रमुख कंपनियों ने भारत में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका ग्रोथ रेट क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है और इसकी अवस्थिति क्या है। आप समझ पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ठीक पा रहे हैं। इस प्रकार जो है भारत सेवाओं के लिए वही स्थान प्राप्त कर रहा है जो चीन तकनीकी हार्डवेयर के लिए कर रहा है। आप जानते होंगे कि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग्स में बहुत आगे है। उसी प्रकार से ये तुलना यहाँ की जा रही है कि जिस प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग में चीन ने हार्डवेयर बनाने में बहुत बड़ा अपना जो है योगदान दे रहा है विश्व में, उसी प्रकार सर्विस सेक्टर में भारत का भी योगदान अहम है, वही स्थान एक तरीके से प्राप्त कर रहा है। अब देखिए, अब हमने बताया था शुरू में है कि इसके प्रेरित करने वाले कारक को भी समझेंगे कि भारत में कौन सी ऐसी परिस्थितियां है, कौन सा ऐसा जो चीजें हैं जो इसको जो है पुश कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 में इसका जो मूल्य बढ़कर 105 अरब डॉलर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भारत में ऐसा इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, ऐसी परिस्थितियां मिल रही है, ऐसी चीजें मिल रही हैं जिससे जो है यह फल फूल रहा है। तो ये कारक कौन कौन से हैं ये समझते हैं। देखिए विशाल प्रतिभा पुल इंजीनियरों और स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्नातकों का, जैसा कि ऐसा माना जाता है कि भारत में जो है साइंस क्षेत्र से या इंजीनियरिंग स्नातक का बहुत बड़ा एक विशाल पूल है। तो जब चूंकि ये काम जो ये सेंटर्स हैं वो टेक्निकल क्षेत्र में काम करती हैं, सर्विस सेक्टर में काम करती हैं, तो उनको जो है इस तरह के स्नातक की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब भारत में जो है इनका एक विशाल संख्या है, विशाल पूल है। खासकर आप देख पा रहे हैं कि इंजीनियर और स्टेम में जो होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो स्नातक हैं भारत में उनकी संख्या एक बहुत बड़ी विशाल संख्या है, जो कि उनको यहाँ पे एक
प्रेरित करने वाला कारक है। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई चीज, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर अपना कार्यालय खोलती है तो देखती है कि वर्क फोर्स कहाँ से आएगा, वर्क फोर्स का जो सप्लाई है वो कितना आसानी से हो पाएगा। तो जो जो उसका रिक्वायरमेंट है भाई, इंजीनियरिंग स्नातक या फिर जो सर्विस सेक्टर में काम कर सके उतने स्किल्ड लोग चाहिए। तो भारत में उसकी एक विशाल संख्या है। ठीक है। लागत लाभ, अपेक्षाकृत सस्ता श्रम, अचल संपत्ति और किराया। देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जो है लागत भी इसका कम पड़ता है, क्योंकि लेबर जो है कम है, श्रम जो चार्ज है कम है, इसके अलावा जो है रेंट भी कम है, अचल जो संपत्ति का जो मूल्य है वो भी अन्य देशों, यूरोपीय देशों के अलावा के अगर तुलना किया जाए तो वो कम होगा। तो ये एक प्रेरित करने वाला कारक दो आपने समझा। नंबर वन एक समझा कि विशाल जो है पूल है इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग स्नातक का। दूसरा, लागत जो है कॉस्ट कम है। तीसरा जो है अनुकूल विनियमन, सरल श्रम कानून और लंबे कार्य घंटे। श्रम कानून को काफी सरल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो कार्य के जो घंटे हैं यहाँ ज्यादा, अभी अभी जो है अभी सुनने में आया था कि शायद महाराष्ट्र में 10 घंटा कर दिया है, 8 घंटे के बजाय 10 घंटा, मतलब 2 घंटे बढ़ा दिया है। तो अगर इस तरह का लंबा कार्य घंटा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है काम ले पाएंगी अपने प्रोफेशनल से। अब देखिए, वैश्विक डिजिटलीकरण, अनुसंधान एवं विकास, डेटा विश्लेषण और डिजाइन आउटसोर्सिंग की मांग। ठीक है। जो डिजिटलाइज हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था, उससे जो है एक मार्केट बन के उभर रहा है ये, और वो विश्व के लिए एक डिमांड तरीके से, वो जो डिमांड होगा वो यहाँ से एक पूर्ति होगी। तो ये जो डिमांड जो उत्पन्न हो रहा है भारत में इस तरीके का, वो सारी चीजें जो है ये चौथा कारक बन के उभर रहा है। तो हमने समझा कि ये एक यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग या फिर अन्य स्नातकों का सबसे बड़ा संख्या है, लागत कम है, कॉस्ट कम है, जो नियम इकाईकरण है या अनुनियमन है, अनुकूल है। इसके अलावा जो है डिजिटल हो रहा है जो अर्थव्यवस्था, वो भी उसको प्रेरित कर रहा है। तो ये कारक को हमने समझा। अब देखते हैं कि चुनौतियां क्या हैं, चिंताएं और चुनौतियां। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, ताकि अभी तक तो हमने समझा कि ये क्या है, इसका संभावनाएं क्या हैं, इसका वर्तमान में मूल्य क्या है, आगे बढ़कर इसका मूल्य कितना हो जाएगा, और इसको भारत में लगाने के लिए कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सा कारण है जो इसको जो है इस तरह की परिस्थितियां दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है संख्या में लगा रहे हैं ये लोग। और 1600 ऐसे सेंटर्स बन चुके हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है। 2030 तक इसका मूल्य भी 105 अरब डॉलर होने की संभावना है। अब देखिए, चिंताएं और चुनौतियां, आईटी सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। अब आईटी सेवा क्षेत्र पर प्रभाव से संबंधित जो चुनौतियां हैं या चिंताएं हैं उसको समझ लेते हैं। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पारंपरिक आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल के साथ ओवरलैप करते हैं, जिससे आईटी फर्मों के राजस्व स्रोतों को खतरा है। अब समझ लीजिए कि जो बीपीओ को एक तरीके से आप उदाहरण पे समझ सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होता है, बीपीओज, आप लोगों ने नाम सुना होगा बीपीओज को, वो आईटी सेवा में आउटसोर्सिंग मॉडल पे वो काम करते हैं। लगभग उसी मॉडल पर जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी काम कर रहा है, जिससे क्या होता है कि जो दोनों की कार्य करने की जो विधि है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप होती है, और ओवरलैप होने से आईटी फर्मों के बिजनेस या राजस्व खतरों को भी खतरा है, सॉरी राजस्व स्रोतों को भी खतरा है। ये हमने एक चुनौती समझा। शून्य योग खेल की संभावना, जीसीसी के लाभ आईटी क्षेत्र के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, यह भी एक है। कार्यों की प्रकृति, अधिकांश जीसीसी आउटसोर्स करने योग्य परिवर्तनीय कार्यों पर ध्यान करती हैं, न कि उच्च स्तरीय नवाचार पर। ये कहने का मतलब है ये कि ये इनोवेशन पर इनका कम ध्यान है, ज्यादा से ज्यादा जो है आउटसोर्स करके काम करा लेने पे इनका ध्यान है। तो जब इनोवेशन ही नहीं होगा तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना के ही क्या होगा, बस यही होगा कि लोगों को एक रोजगार मिल जा रहा है। भारत में मुख्य प्रौद्योगिकी कार्यों और सीटीओ स्तर की उपस्थिति का अभाव। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी जो इसको चाहिए वो भी अभाव है, उसको भी जो है जो इसके सपोर्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो उसका अपेक्षाकृत अभाव है, तो वो कहीं ना कहीं एक चुनौती है। भारतीय संस्था और आईपी निर्माण और पेटेंट पंजीकरण बहुत सीमित है।
पेटेंट के लिए भारत जो है, भारत का जो परिस्थिति है, जो भारतीय बिजनेस परिस्थिति है या भारत का जो कॉरपोरेट सिस्टम है, पेटेंट के लिए उतना अनुकूल नहीं माना जाता है। और भी जो है आईपी निर्माण है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। अब देख लिए नौकरियों की गुणवत्ता पे भी हम बात कर लेते हैं। अभी जिस तरीके से आया कि ये आउटसोर्स पे ही ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आ रहा है कि इसकी गुणवत्ता कैसी होगी। देखिए, इंजीनियरों के बजाय कम वेतन वाले विज्ञान स्नातकों को नियुक्त करने का चलन। अब ये क्या कर रहे हैं कि स्टेम जो है, स्टेम जो है, स्टेम मतलब इंजीनियरिंग, प्योर इंजीनियरिंग के बीटेक के बजाय स्टेम, स्टेम से जो स्नातक हैं उस पर ज्यादा ध्यान है कि हम यहां से उठा लेंगे, जिसमें साइंस क्षेत्र का कोई स्नातक है, मैथमेटिक्स से, तो यहां ज्यादा इनका है। जाहिर सी बात है कि जो प्योर इंजीनियरिंग एरिया का जो स्टूडेंट होगा उसके अपेक्षा में जो है, जो साइंस या फिर मैथमेटिक्स का जो स्नातक होगा वो कम वेतन पे भी काम कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इंजीनियरों के बजाय कम वेतन वालों पे, इनका मतलब कुल मिलाजुला के प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान है। जीसीसी में किए जाने वाले कम कौशल वाले कार्यों की जगह एआई उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का जोखिम। अब यह भी है कि एआई उपकरणों का भी आने वाले समय में जोखिम है, जिससे जो है नौकरियों पर खतरा हो सकता है। अब दूसरा है नीतिगत दुविधाएं। घरेलू आईटी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के साथ जीसीसी के प्रचार को संतुलित करना, ठीक है। अब यह है कि इसमें नीतिगत दुविधा है। भारत सरकार के पास क्या है कि जो घरेलू आईटी परिस्थितियां हैं, जो घरेलू आईटी उद्योग हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे इस चीज को सुरक्षा प्रदान करेगी? जब जीसीसी जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनका व्यापार बढ़ता जा रहा है, साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि जो सेवा क्षेत्र में जो निर्यात है उसमें आईटी क्षेत्र के बाद जो ग्लोबल कैपेबिलिटी का स्थान है, दूसरा स्थान है सेवा क्षेत्र में निर्यात में। तो ये समझ सकते हैं कि इनकी संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जो भारतीय आईटी क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारी, उस पारिस्थितिकी तंत्र का हम किस तरीके से किस तरीके से हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये एक भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। चीन के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के समान वैश्विक बाजारों से प्रतिक्रिया के जोखिम का समाधान, ठीक है, यह भी एक चुनौती है। मतलब कि चीन के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के समान, मतलब जिस तरीके से वृद्धि हो रहा है उसी तरीके से जो है इसमें भी वृद्धि हो सकता है, और वैश्विक बाजारों से प्रतिक्रिया के जोखिम का समाधान, मतलब वैश्विक बाजारों पर ही ये डिपेंडेंट रहेगा, जिससे ये जोखिम हो सकता है। अब देखिए सरकारी प्रतिक्रिया क्या है। अब इस पे जो चुनौतियां हैं उसको लेकर सरकारी प्रतिक्रिया क्या, सरकार किस तरीके से इस पे रेस्पॉन्स कर रहा है। कार्य की गुणवत्ता में सुधार करके भारत को एक उत्पाद राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास। एक उत्पाद राष्ट्र बनाने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है, ठीक है, कि ताकि कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो, ठीक है। विदेशी कंपनियों के लिए अनिवार्य आईपी स्थानीयकरण आवश्यकताओं की खोज, जिसमें चिप डिजाइन के लिए डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना 2.0, ठीक है। भाई जो आईपी एड्रेस होता है, कहने का मतलब है कि वो आईपी यहाँ काम कर रहे हैं और ये जो है उनकी स्थानीयकरण नहीं हो पा रहा आईपी, तो इसमें खोज करने के लिए जो है भारत ने जो है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना 2.0 की शुरुआत की है, ताकि जो है आईपी स्थानीयकरण के लिए ये प्रेरित हो। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आईटी फर्मों को जीसीसी जैसे मॉडल के विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे एक चुनौती हम लोगों ने समझा कि जो भारत का जो आईटी पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके चुनौती से वो कैसे सामना करेगा। तो प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए भारतीय आईटी उद्योगों को जीसीसी जैसे मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे जीसीसी है जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है डेवलप किए हैं, चाहे अमेजन है, चाहे गोल्ड सैक्स कंपनी जो है, बहुत बड़े जो हैं ये बहुत ही जाइंट कंपनी है वर्ल्ड की, ये सब
और उसी मॉडल पे काम कर करके जिस तरीके से आज जीसीसी मॉडल विकसित किए हैं, भारत के आईटी कंपनी जो है, आईटी कंपनी जो आईटी फॉर्म है, वो भी जो है उसी मॉडल पे काम करके दूसरे देशों में लगाया जीसीसी, ताकि जो है राजस्व का और भी स्रोत भारतीय कंपनियों के लिए दूसरे देशों में बन पाए, जिस तरीके से बाहर की कंपनियों ने भारत में बनाया है। तो इस मॉडल को पर काम करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने समझा कि जीसीसी क्या है, जीसीसी को यानी ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स को भारत में क्या स्थिति है, आने वाले समय में जो है कितना इसका मूल्य हो जाएगा, कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत में उसको बने रहने के लिए या नया लगाने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं। साथ में हम इससे संबंधित जो कुछ चुनौतियां थी, उन चुनौतियों या चिंताओं को भी हमने समझा। समझा। तो कहने का मतलब है कि इन चुनौतियों में एक निकल कर सामने आया कि जो नौकरी की क्वालिटी है उसमें इनोवेशन पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो अगर जीसीसी जो है, अगर आने वाले समय में नवाचार पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और बजाय जो है केवल नौकरी देने के लिए ही जो है अपने सेंटर्स का इस्तेमाल ना करे, कुछ इनोवेशन भी लाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो भविष्य में बेहतर होगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इस चीज़ पर ध्यान देगा आने वाले समय में। तो यहीं पर हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं। आशा यह टॉपिक आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।